हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है हमारी सीरीज़ एनसीईआरटी आपके द्वार। तो उसी सिलसिले में आज हमारा दूसरा वीडियो है किसके ऊपर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका नाम है उप सह संयोजन यौगिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 से 4 क्वेश्चन देखिए, आप देख सकते हैं इसमें 2022 में भी 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2018 में 6 क्वेश्चन पूछे हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं इस चैप्टर में से। ईजी चैप्टर है और थोड़ा समझने के लिए है। देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। उप सह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, संकुल यौगिक क्या होता है? धातु परमाणु अनेक ऋणायनों तथा उदासीन अणुओं से इलेक्ट्रॉनों का सह संयोजन कर परिबद्ध रहते हैं। मतलब बीच में क्या होगा, एक धातु होगी, मेटल होगी, उसके अराउंड क्या होंगे, दूसरे अणु होंगे जो क्या करेंगे, इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब ये ऋणायन भी हो सकते हैं और ये कैसे हो सकते हैं, उदासीन भी हो सकते हैं। इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। सही संयोजन कर परिबद्ध रहते हैं। और ये जो मेटल होता है वो जनरली कौन सी होती है, संक्रमण धातु। कौन सी होती है, संक्रमण धातु, ट्रांजिशन मेटल्स। इतनी बात समझ में आई आपको डेफिनेशन कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो सेम बीच में क्या होगा, ट्रांजिशन मेटल होगा और साइड में कौन होंगे, दूसरे अणु होंगे जो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन का इसको डोनेट करेंगे। देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल है उप सहसंयोजन यौगिक के। पहला है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में जो सेंट्रल मेटल होता है वो कौन सा होता है, मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में कौन होता है, आयरन। विटामिन B12 में कौन होता है, कोबाल्ट। तीनों ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। देखिए 2018 में क्या पूछा है कि विटामिन B12 में कौन सा तत्व, अब देखिए यहाँ क्या है, कोबाल्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। क्लोरोफिल में कौन है, यहाँ पे मैग्नीशियम, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम। इसलिए मैं कह रहा हूँ टेबल कैसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखें, उपयोग इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए, अब हमको पता चल गया है कि उप सहसंयोजन यौगिक का निर्माण कैसे होता है, लेकिन अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो इसका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, वर्नर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। वह एक स्विस रसायनज्ञ थे जिन्होंने उप सहसंयोजन यौगिकों की संरचनाओं के बारे में अपने विचार प्रतिपादित किए थे। तो सबसे पहले किसने किए थे, अल्फ्रेड वर्नर ने। उन्होंने क्या बताया कि जो धातु आयन है उसके लिए एक प्राथमिक संयोजकता होगी जिसको हमने क्या कहा, प्राइमरी वैलेंसी, और एक होगी द्वितीयक संयोजकता जिसको हमने क्या कहा, सेकेंडरी वैलेंसी। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टेबल में कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या और एक प्राइमरी वैलेंसी क्या। मान लीजिए एक सिंपल बाइनरी कॉम्प्लेक्सेस है, द्विअंगी यौगिक जिसको हम बाइनरी कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, CrCl3, COCl2 और PdCl2 सिंपल इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। इनमें धातु आयन की क्या पूछ रहा है, प्राथमिक संयोजकता। तो जब भी प्राथमिक संयोजकता पूछे क्या करना है, इसको आयोनाइज कर देना है। आयोनाइज कैसे होगा, Cr+3 +3Cl-। जितने धनायन निकलेंगे वही इसकी क्या होगी, प्राथमिक संयोजकता। COCl2 का देखें, CO+2 +2Cl-, कितने निकले, 2, इसलिए इसकी प्राथमिक संयोजकता कितनी हो गई, 2। तो ऐसे आप प्राथमिक संयोजकता यानी प्राइमरी वैलेंसी निकाल सकते हैं। देखिए अब उसने कैसे बताया है कि ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है कि कैसे फॉर्म हो रहे हैं। तो उसने एक प्रयोग किया, उसने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट लिया या फिर द्विअंगी यौगिक लिया जिसका क्या नाम था, कोबाल्ट क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया कराई किसके साथ, अमोनिया के साथ। देखिए जैसे इसने क्या लिया यहाँ पे, कोबाल्ट क्लोराइड प्लस x मोल्स ऑफ क्या लिया इसने, NH3। इसकी क्या कराई उसने, अभिक्रिया कराई, तो उन्हें यौगिकों की एक श्रृंखला प्राप्त होती है। यह है यौगिकों की एक श्रृंखला। तो उसको क्या प्राप्त हुई, इसकी रिएक्शन से इसको ये सारी यौगिक मिले। अब इसने क्या किया, इन यौगिकों की जब AgNO3 की अधिकता में इसने क्या कराई, अभिक्रिया करवाई, तो इसको किसका अवशेप प्राप्त हुआ, AgCl का प्रेसिपिटेट। देखिए इसको हमने कैसे लिखा, इस फॉर्मेट में लिखा, CONH3X, बाहर क्या लिखा, Cl नंबर ऑफ y। इसकी अगर AgNO3 के साथ रिएक्शन कराई तो हमको क्या मिला, y मोल्स ऑफ AgCl का अवशेप मिला। ठीक है, और इसी के बाद इन्होंने इसका क्या किया, विलयन चालकता संबंध किया। मतलब इसकी भी क्या करी इसने, मोलर कंडक्टिविटी की भी क्या करी, फिर लास्ट में स्टडी करी, स्टडी ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए ऐसा कैसे हो रहा है, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी कैसे। देखिए
जब इसने इस कॉम्प्लेक्स की क्या कराई, AgNO3 के साथ रिएक्शन कराई, तो हमको कितने मोल AgCl मिले, 3 मोल AgCl मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ आयोनाइजेबल क्लोरीन है वो कितने हैं, 3Cl माइनस। इसका मतलब यही हुआ ना, मैंने यही बोला कि जो धनायन में निकलेगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, AgNO3 के साथ, और क्या बना लेगा, अवशेप। अगर इसकी बात करूँ मैं, COCl3.5NH3, तो इसमें कितने मोल AgCl मिलता है, 2। तो मतलब इसमें जो आयोनाइजेबल क्लोरीन है वो कितने हैं, 2। तो जो आयोनाइजेबल होते हैं, जो आयनीय होते हैं, उनको कहाँ लिखते हैं हम, इस ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। देखिए यहाँ पे कितने थे, 3, तो इस ब्रैकेट के बाहर कितने लिख दिए हमने, 3। यहाँ पे कितने थे, 2, तो इस ब्रैकेट के बाहर कितने लिख दिए, 2। अब देखिए इसकी रिएक्शन कराई तो कितने मोल मिले, Ag 1 मोल। इसका मतलब इस वाले में कितने हैं परमाणु, 1 Cl माइनस, तो ब्रैकेट के बाहर कितने Cl आएंगे, 1। इस तरह से इसने 4 यौगिकों का क्या किया, प्रशिक्षण किया। इनके रंग दे रखे हैं और क्या दे रखे हैं, मोलर कंडक्टिविटी। कैसे, देखिए ये पूरा आयोनाइज होगा किस फॉर्मेट में, 1। ये कितने हुए, 3। टोटल कितने हो गए, 4। तो इधर जो नंबर ऑफ आयन्स है वो कितने हैं, 4। इधर कितने हैं, 3। इधर कितने हैं, 2। इधर कितने हैं, 2। और हमको पता है कि जितने ज़्यादा आयन होते हैं उतनी ज़्यादा क्या होती है, विलयन चालकता होती है। जितने ज़्यादा आयन होते हैं उतनी ज़्यादा क्या होती है हमारी, मोलर कंडक्टिविटी। तो इस तरह से भी उसने क्या बताया कि पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा ऐसे और तीसरा ऐसे। यहाँ क्या लिखा है, वर्गाकार कोष्ठकों के भीतर परमाणु एक एकल इकाई बनाते हैं। तो जो भी इस कोष्ठक के अंदर होगा वो क्या इसका निर्माण करेगा, एक एकल इकाई, सिंगल एंटिटी। जो अभिक्रिया की परिस्थिति में भी क्या नहीं होते हैं, वियोजित नहीं होते हैं, मतलब सॉल्युबल नहीं होते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आ गया वो क्या नहीं करेगा, आयोनाइज नहीं होगा। ऐसा किसने कहा, वर्नर ने। अब देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है 2013 में, इस बार भी आ सकता है। यदि AgNO3 का अधिक्य एक ऐसे विलयन में मिलाया जाए जिसमें क्या हो, COCl3.4NH3 हो, तो उसमें एक मोल किसके साथ रिएक्शन कराइए बने, AgCl के साथ। इसका कितना मोल है, COCl3.4NH3। इसकी रिएक्शन किससे कराई, AgNO3 के साथ। ये देखिए ये रहा एग्जाम्पल। तो इसमें हमको कितना Cl मिल रहा था, 1। तो बाहर कितना मिलेगा, 1 मोल ऑफ AgCl। ये है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1। तो ये टेबल भी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ये भी इम्पॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट पढ़ें। अब देखिए वर्णन ने बताया था कि जो धातु होती है वो 2 प्रकार की क्या दिखाती है, संयोजकता। एक होती है प्राथमिक, एक होती है द्वितीयक। एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। जो प्राइमरी होती है वो क्या होती है, आयनीय होती है, मतलब आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल मतलब जो आयंस के फॉर्म में निकल जाएगी। ये कैसी होती है, नॉन आयोनाइजेबल। नॉन आयोनाइजेबल मतलब क्या होगी, ये टूटेगी नहीं, अनआयनीय। ठीक है। ये किससे संतुष्ट होती है, नकारात्मक आयनों से, नेगेटिव आयनों से। ये मैंने बताया अभी, Cl माइनस का अपन ने देखा। तो जो धातु जो कोष्टक के बाहर होगी वो हमेशा क्या होगी, नकारात्मक आयन द्वारा संतुष्ट, फिर नेगेटिव। और जो ब्रैकेट के अंदर होगा यहाँ पे, ये मेटल है और यहाँ पे क्या है, और लिगेंड्स है। इसको क्या बोला अपन ने, सेकेंडरी वैलेंसी। और ये क्या है, प्राइमरी वैलेंसी। और ये क्या है अपना, मेटल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको। तो ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये किससे होगी, या तो ये उदासीन अणु हो सकते हैं या फिर नकारात्मक अणु भी हो सकते हैं। तो न्यूट्रल हो सकते हैं जैसे अपन ने पढ़ा अभी, NH3 H2O, या फिर नकारात्मक जैसे Cl माइनस, NO2 माइनस, Cn माइनस, ये भी हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, उप संयोजन संयोजन संख्या के बराबर और निश्चित है। इनकी जो संख्या है वो कैसी होती है, निश्चित है। और ये किसके बराबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संयोजकता उप संयोजन संख्या के बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है, द्वितीयक या फिर सेकेंडरी के बराबर। तो ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर, उप संयोजन संख्या को। और ये कैसी होती है, निश्चित होती है। आवंटित आयन समूह में विभिन्न उप संयोजन संख्याओं के अनुरूप रिक्त स्थान में विशिष्ट रूप से व्यवस्थित रहते हैं। मतलब ये किसका निर्माण करते हैं, अपना स्ट्रक्चर या फिर शेप। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जो द्वितीयक संयोजकता है, वो किसको बताती है, हमारी स्ट्रक्चर और शेप को। अभी हम देखें, पढ़ेंगे संरचना। देखिए क्या बोल रहा है, वर्गाकार कोष्ठक में लिखी स्पीसीज संकुल, मतलब ये वर्गाकार है, इसके भीतर जो भी आएगा उसको क्या बोलते हैं, संकुल। और जो कोष्ठक के बाहर है उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन, प्रति आयन कहलाता है। ठीक है। देखिए पहली ज्यामिति है अष्टफल की, अपन को पता है ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। क्या होता है, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, और 4 किसमें होते हैं, प्लेन में। इसका एग्जाम्पल क्या है, CO
NH3 6 होल राइस, COCl2 NH3 4। ये क्या है, इसके 3 एग्जाम्पल। दूसरा ज्यामिति है चतुष्फल की है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। इसका एग्जाम्पल क्या है, निकल CO4। ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे जनरली इसको क्या करे आते हैं, स्क्वायर प्लेनर भी करे आते हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4, देखिए कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं इससे, 6। तो जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, 6। इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, क्योंकि कितने लिगेंड है, 1 2 3 और 4, सेम 1 2 3 और 4, इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उप संयोजन संख्या कितनी है इसकी, 4, और इसकी कितनी है, 6। इसका एग्जाम्पल क्या है, वर्ग समतुल्य का PTCl4 2। इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेन, ये बोलते हैं। ये पूरी जो टेबल है ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पुट कर सकता है। ज्यामिति दे देगा और उदाहरण दे देगा और क्या दे देगा, मैच द कॉलम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द्विलवन और संकुल के बीच में अंतर। डबल सॉल्ट, द्विलवन को क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट, और संकुल हमने पढ़ लिया अभी, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो जो डबल सॉल्ट है या फिर द्विलवण है, क्या होता है, जल पे घुलने पर पूर्णतः सरल आयनों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाते हैं। कैसे, जैसे ये है, तो कैसे टूटेगा, K प्लस प्लस Cl माइनस प्लस Mg+2 प्लस 2Cl माइनस। तो क्या आपने देखा कि जलने घुलने पर ये क्या हो गए, सभी आयनों में विभाजित हो गए। किसका एग्जाम्पल था, कार्नलाइट। ये तीनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इनके सीधे फॉर्मूले से भी क्या आते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन जो संकुल होते हैं ये क्या नहीं होते हैं, पूर्णतः सरल आयनों में विभाजित नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, सरलता आयनों में विभाजित नहीं होते हैं। जैसे हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिखा K4FeCN का 6, ये किस किस में टूटेगा, देखिए मैंने कहा था जो भी कोष्टक के भीतर होगा वो किस में, आयन Fe+2 और CN आयन में विभाजित नहीं होता है। तो जो भी कोष्टक के भीतर होगा वो किस में विभाजित नहीं होगा, आयनों में विभाजित नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट, देखिए इसी में क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा उप संयोजक यौगिक है, कब पूछा है, 18 में। सेम एग्जाम्पल दे दिए ऊपर वाले, ये कार्नलाइट का दे दिया, KCl है, ये MgCl2 है, ये क्या दे दिया, मोर लवण दे दिया, और ये पोटाश फिकरी, और एक आपको क्या दे दिया, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। क्या किया उसने, सिर्फ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल चेंज कर। देखिए ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में ही RPS से क्वेश्चन पूछता है। NCERT अगर आप रखेंगे बिल्कुल टिप्स पे तो आपका कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। एटलीस्ट केमिस्ट्री में जो 40 क्वेश्चन आएंगे उसमें से मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके 35 to 38 क्वेश्चन तो यूं ही हो जाए, अगर आपने NCERT अच्छे से पढ़ रखी है तो। ठीक है, देखिए अब है नेक्स्ट, अब कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे अपन। उप संयोजन सत्ता और समन्वय सत्ता, क्या बोलते हैं इसको हम, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अभी मैंने बताया आपको, केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से किसी एक निश्चित संख्या में आवंधित आयन अथवा अणु मिलकर एक उप सह संयोजन सत्ता का निर्माण करते हैं। मैंने बताया था आपको, ब्रैकेट में जो भी मेटल आ रहा है और जो भी लिगेंड आ रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, समन्वय सत्ता। ये एग्जांपल दे रखे, देखिए कोष्टक में जो भी आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, समन्वय सत्ता। आगे एग्जांपल समझ में, इसमें भी पूछ सकता है, अभी पूछेगा, देखा हम बताऊंगा मैं अभी। एक क्वेश्चन पूछा है इसमें से, शायद इसमें नहीं दिया है आपको, यही एग्जांपल दिया था उसने कि K4 FeCN6 में उप सहसंयोजन सत्ता क्या है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, FeCN6 और -4। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपना कोऑर्डिनेशन एंटिटी को। सिर्फ कोष्टक के भीतर वाली को लेना है, कोष्टक के बाहर वाली को नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय परमाणु आयन। वह परमाणु आयन जो एक निश्चित संख्या में क्या होता है, फिक्स्ड होता है, में अन्य आयन समूह में एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में परिबद्ध रहते हैं। समन्वय सत्ता आपको समझ में आ गया कि ब्रैकेट के बाहर लिखता है। इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है, जो बीच में प्रेजेंट होता है, Fe, इसमें निकल और इसमें कोबाल्ट, यही है Fe, निकल और कोबाल्ट। इन केंद्रीय परमाणु आयों को क्या कहते हैं हम, लुईस समलवी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, लुईस समल क्यों कहते हैं, लुईस एसिड, हमको पता है लुईस एसिड कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, और लोन पेयर कौन दे रहा है, ये दे रहा है हमारे लिगेंड्स। इसलिए जो सेंट्रल मेटल है उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। आई बात समझ में इतनी, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए जो लिगेंड्स हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा भी कि ये मेटल है और इसको कौन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, लिगेंड्स प्रोवाइड करा रहे हैं एक निश्चित ज्यामिति में, ये पढ़ा हमने भी। तो क्या बोल रहा है कि
इनको क्या बोलते हैं? लिगैंड्स बोलते हैं। उप सह संयोजक सत्ताओं में केंद्रीय परमाणु आयुधों से परिबद्ध आयन अथवा अणु क्या कहलाते हैं? लिगैंड कहलाते हैं। या तो ये सरल आयन हो जाएंगे जैसे Cl-, छोटे अणु जैसे H2O NH3, बड़े अणु, ये एग्जाम्पल दे रखा है, और बृहद अणु में क्या है? प्रोटीन। इसका हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे पॉरफायरिन। जब हम लोग बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें एग्जाम्पल क्या पढ़ेंगे? पॉरफायरिन। पॉरफायरिन क्या होता है? सबने देखा हुआ है, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो बनी हुई होती है और बीच में क्या होता है? यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम। पढ़ा है सबने ये? यहाँ पे कौन होता है? मेटल, और फिर क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि वृहद अणु में जो प्रोटीन है उसका एग्जाम्पल क्या है? पॉरफायरिन, अगर पूछ ले तो। चलिए, अब देखिए हम लिगैंड को बांटेंगे कैसे? दंटिसिटी के आधार पे, दंतुरता के आधार पे। बंधनकारी समूह की संख्या लिगैंड की दंतुरता कहलाती है। बंधनकारी समूह मतलब मान लीजिए एक लिगैंड है, इसमें कितने एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? दंतुरता यानी डेंसिटी। अब देखिए एक दंतुरा मतलब कितना, कितने डोनेट कर रहे हैं? एक। एकल दाता परमाणु के माध्यम से एक धातु आयनों से बंध बनाता है, जैसे Cl-H2 और NH3। कैसे? ये H है और यहाँ से जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है वो क्या करेगा? यहाँ पे डोनेट करेगा किसको? मेटल। सेम H2O, इसके एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर यहाँ पे मान लीजिए, तो एक लोन पेयर से क्या करेगा? ये मेटल को डोनेट करेगा। तो देखिए कितने एटम डोनेट कर रहे हैं? एक। एक, इसी वजह से हम क्या बोलते हैं? एक दंतुर। द्विदंतुर में कितने डोनेट करेंगे? दो। लिगैंड दो दाता परमाणु के माध्यम से बंध बनाता है। पहला एग्जांपल है इसका इथाइलिन डायमाइन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, स्ट्रक्चर पूछ लेता है। और सेकंड एग्जांपल क्या है? ऑक्सलेट। नीचे देखते हैं, मैं एग्जांपल बताता हूँ, को देखिए ये रहा हमारा इथाइलिन डायमाइन। यहाँ पे क्या होगा? मेटल प्रेजेंट होगा, यहाँ से एक डोनेट करेगा नाइट्रोजन और एक और नाइट्रोजन क्या करेगा? डोनेट करेगा। और ये पूरा क्या है? एक लिगैंड है। तो यहाँ पे कितने डोनेट किए? एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन। कितने हो गए? दो। दो हो गए तो मैं क्या बोले? इसकी डेंटिसिटी कितनी है? द्विदंतुरता। ठीक है। ऑक्सिलेट सेम मेटल, यहाँ से क्या करेगा? ऑक्सीजन डोनेट करेगा और यहाँ से भी कौन डोनेट करेगा? ऑक्सीजन। कितने डोनेट कर रहे हैं? दो, इसलिए भी क्या हो जाएगा? द्विदंतु। पढ़ा अपन ने? द्विदंतु, इथाइलिन डायमाइन और ऑक्सिलेट। बहुदंतुर मतलब जिसमें दो से ज़्यादा लिगैंड क्या करे? बंध बनाए, जब एक ही लिगैंड में कई दाता परमाणु मौजूद होते हैं। पहला एग्जाम्पल है ट्राइथाइलिन टेट्रामाइन और फिर है EDTA-4। इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यह दो नाइट्रोजन और चार ऑक्सीजन परमाणु के माध्यम से क्या बनाता है? केंद्रीय धातु आयन से जुड़ जाता है। देखिए ये रहा ट्राइथाइलिन टेट्रामाइन। कितने हैं? चार है। ये मेटल होगा, ये क्या करेंगे? यहाँ से इसको डोनेट करें, तो इसकी दंतुरता क्या है? चार। ये मेटल है, यहाँ से नाइट्रोजन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो टोटल कितनी है? सिक्स। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हेक्साडेंट। कभी कभी लिगैंड की ये क्या पूछ लेता है? दंतुरता भी पूछ लेता है, तो हमको पता होना चाहिए। EDTA का फुल फॉर्म क्या है? इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटेट। इथाइलिन किसके लिए बोला? इसके लिए। डायमीन किसके लिए बोला? क्योंकि दो नाइट्रोजन है। और टेट्राएसिटेट क्यों बोला? क्योंकि हमारे पास कितना एसिटेट मोइटी है? चार। कितनी एसिटेट मोइटी है? चार। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि दो नाइट्रोजन और चार ऑक्सीजन क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है किलेट लिगैंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। जब एक द्विदंतीय और बहुदंतीय लिगैंड अपने दो या दो से अधिक दाता परमाणुओं का उपयोग एक ही धातु आयन से जुड़ने के लिए करता है, तो उस लिगैंड को क्या बोलते हैं? हम किलेट लिगैंड। तो जब भी एक से ज़्यादा डोनेशन वाले लिगेंड्स आ जाए वो सब किस में आएंगे? किलेट लिगेंड। कैसे? देखिए ये मेटल है, यहाँ से मैंने बताया था इथाइलिन डायमंड का एग्जांपल ले लेते हैं, NH2 इथाइलिन फिर NH2, और यहाँ से क्या हो रहा है? डोनेशन। तो तब जब भी ऐसे लिगेंड्स आए जो अपने दो या दो से अधिक धातुओं से क्या करें? परमाणु परमाणु का उपयोग करें और फिर क्या करें? धातु से जुड़ें, तो ऐसे लिगेंड्स को क्या कहते हैं? हम किलेट लिगेंड। और ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? हम किलेट संकुल कहलाते हैं। जब भी कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर बने, किसका फॉर्म ले लेंगे वो? उसको हम क्या बोलते हैं? किलेट संकुल यानी किलेट कॉम्प्लेक्सेस। और किलेट कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण कौन करता है? हमारे किलेट लिगैंड। तो इथाइलिन डायमंड क्या हो गया? किलेट लिगैंड हो गया, और ये क्या बन गया? हमारा एक किलेट संकुल। तथा एक दंतु लिगैंड युक्त संकुलों की तुलना में क्या होते हैं? अधिक स्थायी होते हैं। मान लीजिए ये मेटल है और यहाँ पे क्या है? NH3। तो इससे ज़्यादा स्थायी कौन होगा? जो किलेट संकुल बना रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उभयदंती लिगैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या बोलते हैं हम? एम्बीडेंटेड लिगेंड। लिगेंड जिसमें दो अलग अलग दाता परमाणु होते हैं, तो एक ही लिगेंड होगा, लेकिन क्या होंगे उसमें दो अलग अलग दाता परमाणु होते हैं, लेकिन उप सहसंयोजन में दो में से कोई एक भाग लेता है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। NO2 माइनस और किसका एग्जाम्पल है? SCN माइनस। अब देखिए NO2 आयन नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन के माध्यम से क्या कर सकता है? संयोजित हो सकता है। सेम SCN माइनस में भी या तो ये सल्फर से हो सकता है या फिर नाइट्रोजन से हो सकता है। देखते हैं, देखिए ये NO2 परमाणु है, यहाँ पे किससे संयोजन बना रहा है? नाइट्रोजन से। और यहाँ पे किससे बना रहा है? ऑक्सीजन से। सेम SCN में यहाँ पे किससे बना रहा है? सल्फर से। और यहाँ पे किससे बना रहा है? नाइट्रोजन से। और एक टाइम में क्या हो रहा है? एक ही भाग ले रहा है। ओनली वन इज टेकिंग पार्टिसिपेशन। तो अगर ऐसे लिगेंड जिसमें दो तो क्या हो? दाता परमाणु हो, लेकिन एक टाइम में क्या हो? एक ही भाग लेता है, उन सबको हम क्या बोलते हैं? उभयदंती लिगेंड। ये किसके एग्जाम्पल है? उभयदंती लिगेंड के एग्जाम्पल। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पूछता है सीधे क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता चली गया, बताया था मैंने। सीधे धातु आयनों से जुड़े लिगेंड द्वारा परमाणु की संख्या क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन संख्या। कितने जुड़े हैं ब्रैकेट के अंदर पीटी से? 6। इसकी क्या हो जाएगी? कोऑर्डिनेशन संख्या 6। कितने जुड़े हैं? 4। कोऑर्डिनेशन संख्या 4। देखिए अभी क्या आ गया? द्वितंतु लिगेंड्स आ गए। तो इसका आपको पता है कि ये C2O4 माइनस है, ऐसे बनता है। ठीक है, ये मेटल है। तो 1 और 2 कितने बन रहे हैं? 2। एक C2O4 मॉलिक्यूल से कितने कोऑर्डिनेशन नंबर उप संयोजन संख्या आ रही है? 2। तो 3 से कितनी आएगी? 6। आया समझ में? सेम EN इथाइलिन डायमाइन हमने पढ़ा था, ये NH2 होता है और ये NH2। कितने डोनेट करते हैं? 2। तो एक बार में कितने उप संयोजन संख्या बनेगी? 2। तो 3 के लिए कितनी बनेगी? 6। तो ऐसे आपको क्या निकालना आना चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि केवल हम किसको? सिग्मा बंधों को कैलकुलेट करते हैं, पाई बंधों की संख्या कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो जब भी सिर्फ सिग्मा बॉन्ड आएगा उसको कैलकुलेट करना है, पाई बॉन्ड को हटा देना है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पढ़ लिया हमने। उनसे जुड़े लिगेंडों को वर्गाकार कोष्ठक में क्या लिखा जाता है? लिखा जाता है, ये सभी मिलकर क्या करते हैं? समन्वय मंडल कहलाते हैं। जो भी कोष्ठक के अंदर होगा उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। काउंटर आयंस हमने पढ़ ही लिया, जो क्या होंगे? कोष्ठक के बाहर मौजूद होंगे। वो यहाँ भी हो सकते हैं और यहाँ भी हो सकते हैं। आयनीय समूह जो वर्गाकार कोष्ठकों के बाहर लिखे जाते हैं, जैसे K4FeCN6 में कोष्ठक के बाहर कौन है? K4। और तो देखिए, तो जो K प्लस हो गया वो क्या हो जाएगा हमारा? काउंटर आयन, प्रति आयन। तो कोष्ठक के बाद चाहे इधर साइड हो चाहे इधर साइड हो, दोनों क्या कहलाते हैं? हमारे काउंटर आयन्स। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन हमने पढ़ा। केंद्रीय परमाणु आयन से सीधे जुड़े लिगेंड परमाणु की दिक स्थान अपस्था स्पेशल अरेंजमेंट को समन्वय बहुफलक कहते हैं। एक जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हमने पढ़ा अभी। तो या तो ये टेट्राहेड्रल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? स्क्वायर प्लेनर। तो ये किससे डिसाइड हुआ? इसके दिक स्थान व्यवस्था से। किससे डिसाइड हुआ? दिक स्थान व्यवस्था से। इसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। एग्जाम्पल देखिए पढ़ा हमने। पहला है अष्टफल के ऑक्टाहेड्रल, ये एग्जाम्पल है। एक ऊपर एक नीचे और 4 प्लेन। सेम स्क्वायर प्लेनर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 6। PT-2 कैसा बनाता है? स्क्वायर प्लेनर। सेम टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। और ये क्या बनाता है? टेट्राहेड्रल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसका कोऑर्डिनेशन में कितना होता है? 5। और स्क्वायर पिरामिडल में कितना होता है? 5। तो एग्जांपल से याद रखने और क्या याद रखनी है? कोऑर्डिनेशन नंबर। और साथ में क्या याद रखनी है हमारे को? इसकी समन्वय बहुफलक। ठीक है, ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पढ़ें। क्या है? एक संकुल में केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी लिगेंडों को यदि उनके साझे के इलेक्ट्रॉन। देखिए ये डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधे क्या करना है हमको? जो भी कोष्टक में होगा, जो भी क्या होगा? कोष्टक में होगा। मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है CuCN4-3। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ठीक है, तो क्या मान लेंगे हम? इसकी कहती है x। एक CN कैसे निकलता है? CN माइनस। तो एक CN पे कितना चार्ज होता है? -1। तो -1 इंटू कितने हैं टोटल? 4 इक्वल्स टू में टोटल कोष्टक के बाहर कितना है? -3। चलिए सॉल्व करिए। -1 इंटू 4 -4। तो x -4 इक्वल्स टू -3। x इक्वल्स टू -3 प्लस 4। और x इक्वल्स टू क्या आ गया? +1। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई यहाँ पे? +1। ऐसे क्या निकालते हैं हम? ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। डेफिनेशन नहीं पढ़ने कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। क्या बोल रहा है? वह संकुल आयन जिसके केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है।
देखिए कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब क्या आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन D0। तो क्या निकालना है अपन को, निकालिए। देखिए क्या है MnO4 माइनस, तो M N की क्या मानी अपन ने X प्लस O कैसे जाता है O-2 से, तो एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है -2, तो कितने हैं 4 इक्वल्स टू -1, तो x -8 इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -1 प्लस 8 कितना आ गया 7। तो जो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है +7, और हमको पता है Mn क्या होता है D5S2। अब देखिए +7 में ये सारे इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा D0S0, D0 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले ही ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट देखें, इसमें से क्वेश्चन पूछ चुका है होमोलैप्टिक संकुल और हेट्रोलैप्टिक। होमो का मतलब क्या होता है सेम, और हेट्रो का मतलब क्या होता है डिफरेंट। देखिए जिनमें धातु केवल एक ही प्रकार की हो उसको हम क्या बोलते हैं होमो, नाम से समझ में आ जाएगा। या फिर एक से अधिक प्रकार की हो तो हेट्रो। देखिए इसमें दो है NH3 और Cl, लेकिन इसमें कितना है एक ही है। 18वें क्वेश्चन पूछ लिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संकुल हेट्रोलैप्टिक है। हेट्रो में क्या देखना है अपन को, एक से अधिक, एक ही है नहीं हो सकता, एक ही है नहीं हो सकता, एक ही नहीं हो सकता, दो आ गए NH3 और Cl2, तो एग्जाम आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो होमो हेट्रो में क्या देखना है, एक से अधिक तो हेट्रो, और एक ही प्रकार के तो होमो। नामकरण ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थ्योरी आप लोग अपने हिसाब से सारे एग्जाम रूल्स दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं उसको। अभी एक ही क्वेश्चन पूछा है अभी 2022 में, इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे कि नेमिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लोग ये चीज़ कवर नहीं करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है समावयवता, आइसोमेरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत क्वेश्चन पूछे आगे। तो देखिए समावयवी होते क्या है आइसोमेरिज्म आखिर में, तो दो या दो से अधिक यौगिक जिनका रासायनिक सूत्र तो क्या होता है समान होता है, लेकिन जो परमाणुओं की व्यवस्था है वो क्या होती है हमारी भिन्न होती है। रासायनिक सूत्र क्या होगा समान होगा, लेकिन जो परमाणुओं का अरेंजमेंट है जो व्यवस्था है वो क्या होती है भिन्न होती है। इसी वजह से उनके जो भौतिक और रासायनिक गुण भी क्या होते हैं भिन्न होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं आइसोमेरिज्म। एक टाइप का आइसोमेरिज्म त्रिविमीय समावयव, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या बोल रहा है कि इनके रासायनिक सूत्र और रासायनिक आबंध समान होते हैं, मतलब जो बंध बने हुए हैं किससे, बाहर वाले परमाणु से या फिर लिगेंड से, तो उनका जो बंध का फॉर्मेशन या फिर मान लीजिए कि जो बंध होते हैं वो क्या होते हैं समान होते हैं। और रासायनिक सूत्र तो हमने पढ़ा ही है सबका, आइसोमेरिज्म में क्या होता है समान होता है, लेकिन उनकी दिक् स्थान व्यवस्था जो उनका अरेंजमेंट है वो क्या होता है भिन्न होता है। भिन्न मतलब मान लीजिए अभी ये ऐसे हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी। अब देखिए क्या होगा, क्या बोले अरेंजमेंट दूसरा है, मतलब अगर एक ए यहाँ पे है तो एक ए यहाँ भेज सकता हूँ मैं, और एक बी यहाँ भेज सकता हूँ और एक बी यहाँ भेज सकता हूँ। अब देखिए रासायनिक सूत्र सेम है, रासायनिक सूत्र सेम कैसे, ये भी Ma2B2 है और ये भी क्या है Ma2B2। रासायनिक आबंध समान है, आबंध समान ही ना। देखिए एम के साथ कौन जुड़े हैं, दो ए जुड़े हैं दो बी जुड़े हैं, यहाँ भी क्या जुड़े हैं दो ए जुड़े हैं और दो बी जुड़े हैं, लेकिन इनका क्या स्थान अलग है, दिक् स्थान व्यवस्था क्या है भिन्न होती है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं त्रिविमीय समावयव। संरचनात्मक समावयवों में भिन्न भिन्न आबंध होते हैं। ये कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें जो आबंध होते हैं वो क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे अभी हम पढ़ेंगे कि मतलब मान लीजिए मेटल के साथ अभी यहाँ क्या जुड़ा है ए और बी और एक सी बाहर है, तो इधर क्या जुड़ जाएगा ए और सी और बी क्या हो जाएगा बाहर। तो जो आबंध होते हैं वो क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। अभी आगे एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। देखिए समावयव पहला है स्टीरियो त्रिविम, दूसरा स्ट्रक्चरल, इसको हमने क्या बोला संरचनात्मक समावयवी। ये चार प्रकार के होते हैं लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन और सॉल्वेट। स्टीरियो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। पढ़े हम ज्यामितीय, ज्यामितीय बोले तो ज्योमेट्रिकल। इस प्रकार की समव्यवस्था हेट्रोलैप्टिक संकुलों में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है वेरी। तो जो ज्यामितीय समव्यवस्था है वो किसमें पाई जाती है हेट्रोलैप्टिक संकुल में, जिनमें लिगेंडों की विभिन्न ज्यामितीय व्यवस्थाएं संभव हो सकती है। किसमें दिखते हैं ये, जिसमें उप सह संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो 4 और 6। चतुष्फल के ज्यामिति के लिए ऐसी समव्यवस्था संभव नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। चार एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा निम्नलिखित में से किसके लिए ज्यामितीय समव्यवस्था पॉसिबल नहीं है, तो किसके लिए नहीं होती है, जो चतुष्फल के ज्यामिति रखते हैं या फिर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो रखते हैं उसके लिए ज्योमेट्रिक आइसोमर पॉसिबल नहीं है। कैसे, पहला संकुल है वृत्त समतलीय स्क्वायर प्लेन। टाइप क्या है, दो एक्स टाइप के लिगेंड है दो एल टाइप के लिगेंड है। तो देखिए इसमें दो तरह के आइसोमर बन सकते हैं, समवाय बन सकते हैं। या तो जब दो लिगेंड हो वो कैसे हो समपक्ष हो सिस हो,
या फिर दोनों क्या हो, एक दूसरे से ट्रांस। कैसे? अभी x और x क्या है, एक ही साइड है, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, सिस। और जब x और x क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड हो जाएंगे, तब हमने उसको क्या बोला, ट्रांस। तो इस प्रकार से MX2L2 प्रकार में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, दो। कितने ज्यामितीय समव्यवता पॉसिबल है, दो। टाइप ले लिया हमने MABXL, जहाँ पे ABXL क्या है, सारे अलग अलग हैं। ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना है, दो लिगेंड को फिक्स रखना है हमेशा। तो हमने यहाँ किसको लगा, A और B को। देखिए A और B को फिक्स रखा, सेम साइड है, सिस। ए और बी को रखा हमने, सेम साइड है, क्या बना, सिस। अब देखिए यहाँ पे ए के अपोजिट में कौन है, एल। ए के अपोजिट में कौन है, एक्स। तो दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन हम दोनों ने इसको सिस क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे ए और बी क्या है, एक ही साइड है। अब क्या करना है, ए और बी को क्या कर दो, अपोजिट साइड कर दो, क्या बन जाएगा, ट्रांस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है ये, कि MABXL में टोटल ज्यामितीय समव्यवता कितनी बनती है, तीन। बच्चे करके आते हैं दो, लेकिन बनती कितनी है, तीन। दो तो सिस बनेगी और एक क्या बनेगी, ट्रांस। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आगे हमारे पास एग्जांपल अष्टफलकीय का ऑक्टाहेड्रल। टाइप क्या है, MX2L4। दो तो एक्स टाइप के लिगेंड है, चार क्या है, एल टाइप के। वापस से क्या बनेंगे, सिस और ट्रांस। अगर एक्स एक्स सेम साइड है तो क्या होगा, सिस। अपोजिट साइड है तो क्या हो जाएगा, ट्रांस। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखिए अष्टफलकीय में एक एग्जांपल लिया हमने, अभी क्या लिया था हमने, एक दंतु लिगेंड लिया था। अब क्या ले रहे हैं हम, द्विदंतु। द्विदंतु में भी सेम ही करना है। देखिए ये द्विदंतु लिगेंड है, एक दंतु लिगेंड को पकड़ना है आपको। अगर दोनों सेम साइड है, क्या बन गया, सिस। और दोनों अपोजिट साइड है तो क्या बन जाएंगे तुम्हारे, ट्रांस। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइप लिया हमने MA3B3, वेरी इंपॉर्टेंट। तीन टाइप के एक लिगेंड है, तीन टाइप के एक लिगेंड है। इस टाइप में एक बनता है फलकीय समावयव, यदि एक ही लिगेंड के तीन दाता परमाणु एक अष्टफलकीय फलकीय के कहाँ पर हो, कोनों पर स्थित हो। कहाँ पर हो, कोनों पर स्थित हो। एक कोना ये है, एक कोना ये, और एक कोना नीचे। तो तीनों एक ही कोने पर हो तो क्या बोलते हैं हम, फेशियल। लेकिन रेखांकित मेरीडायनल समावयव, यदि एक ही लिगेंड के तीन दाता परमाणु एक अष्टफलकीय के कहाँ पर हो, ध्रुव वृत्त पर हो, मेरिडियन पर हो। ये मेरिडियन होती जो प्लेन बनाती, प्लेन में, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मेरीडायनल। आपको इतना याद नहीं रखना है। पहले क्या याद रखना है इसमें, कि MA3B3 टाइप में टोटल कितने बनेंगे, दो। उसके बाद कैसा बनता है फेशियल, कैसा बनता है मेरिडियनल, इनके नाम याद रखने, ठीक है। इतना समझ में आया। अब दूसरा है प्रकाशीय ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ध्रुवण समावयवता। अब देखो सबसे पहला एग्जाम क्या है, ध्रुवण समावयव क्या होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। ये हमने ऑर्गेनिक में सबने पढ़ रखा है, क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। जिन्हें एक दूसरे पर क्या नहीं कर सकते हम, अध्यारोपित, सुपर इम्पोजेबल नहीं कर सकते हम अध्यारोपित। हाथ का एग्जाम्पल पढ़ा है हम सबने। सुपर इम्पोजेबल या फिर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर्स कहते हैं। ऑर्गेनिक में हम पढ़ के हैं, पढ़ा था ना। जैसे ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। तो इसका प्रतिबिंब बनाओगे तो क्या बनता है, ए इधर, बी इधर, डी इधर, और सी इधर, मिरर इमेज बन गई। अब जो ए वाली इमेज है, इसको तुम ऐसे से इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये क्या नहीं होते, अध्यारोपित नहीं होते। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर्स। और ऐसे आइसोमेरिज्म क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशीय समावयवता। सामान्यतः द्विदंतीय लिगेंडों से युक्त अष्टफल के संकुलों में क्या पाई जाती है, यह समावयवता पाई जाती है। तो जो जनरली लिगेंड है वो कैसे होंगे, द्विदंतीय। अणु अथवा आयन जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, कायरल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। देखिए ये वाला ए है और ये बी। तो ये जो बी है वो ए पे क्या नहीं होगा, अध्यारोपित नहीं होगा। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, कायरल कहते हैं। अब देखिए सबसे आसान तरीका क्या है प्रकाशीय समव्यवता देखने का, कि वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा। पहला तो देखना है कि एक दूसरे के क्या होने चाहिए, दर्पण प्रतिबिंब होने चाहिए। दूसरा अध्यारोपित नहीं किया जा सकता, उसको नहीं देखना है। अब हमको देखना है तो पहला मेरे इमेज होनी चाहिए, और दूसरा देखना है हमको प्लेन। दूसरा हमको क्या देखना है, प्लेन, कि उसमें क्या नहीं होना चाहिए, प्लेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आणविक तल नहीं होना चाहिए, मॉलिक्यूलर प्लेन क्या बोलते हैं इसको हम, आणविक तल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आणविक तल कैसे नहीं होगा, देखो मैं बताता हूँ आपको। मान लो ये एम है, ए है, बी है,
सी है, डी है। अभी हमने स्क्वायर प्लेनर का एग्जांपल लिया। ये चारों किस में है? प्लेन में है। अगर तुम यहाँ से क्या लगाओगे, इसका प्लेन लगाओगे, तो ऊपर कुछ भी नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, जो प्लेन में वो क्या कट जाएंगे, बराबर भाग में कट जाएंगे। और बराबर भाग में कट गए मतलब इसमें क्या प्रेजेंट में, आणविक तल। तो जिस भी मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट होगा, आणविक तल, वो सारे क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्रकाशीय समावयवता शो नहीं करेंगे। इतना है समझ ली। ध्रुवणमापी जो हम पोलरोग्राफी पढ़ते हैं में समतल ध्रुवित प्रकाश जो पोलराइज लाइट होती है के घूर्णन की दिशा के आधार पर ये दो रूप होते हैं, तो दक्षिण और एक होता है वामावर्ती। मतलब जो राइट साइड घुमाए उसको क्या बोलते हैं हम, डेक्स्ट्रो, और जो लेफ्ट साइड घुमाए उसको क्या बोलते हैं, लीव। दी दाईं ओर घूर्णन करता और बाईं ओर दक्षिण ध्रुवण पूर्णक और क्या कहलाते हैं, वामावर्ती। देखिए ये ई एन का एग्जाम्पल लिया हमने, इसकी मिरर इमेज ये बनेगी। अब इसको अगर आप इस पर सुपर इम्पोज करना चाहोगे तो वो नहीं होगा, और दोनों के एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, तो ये क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म या फिर ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है PtCl2En2+2। इस प्रकार की उप संयोजन सत्ता में केवल समपक्ष समावयवी प्रकाशीय समावयवता दर्शाता है। देखिए क्या बोल रहा है, अब देखिए ये सिस है कि ट्रांस है, Cl क्या है, सेम साइड है, तो ये क्या है, सिस है। इसका मैंने बताया था ट्रांस भी मिल सकता है, Pt, ऊपर कौन जाएगा Cl, नीचे कौन आएगा Cl, और प्लेन में कौन होंगे हमारे En। ये बताया था मैंने ट्रांस ऐसे बनाते हैं कि Cl क्या कर दो। अब देखो अगर तुम इस इधर से प्लेन लगाओगे तो ये पूरा कटता हुआ जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, और ऊपर कौन आ जाएगा Cl, और नीचे भी कौन आ जाएगा Cl। और मैंने कहा कि जब भी ऐसा काटने पर ऊपर भी क्या मिले हमको, एक, और नीचे भी क्या मिले हमको, सेम परमाणु मिले, सेम कुछ भी मिले। प्लेन लगाने के बाद ऊपर और नीचे क्या मिले, सेम मिले, इसका मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है, आणविक तल प्रेजेंट है। और आणविक तल प्रेजेंट है मतलब ये कैसे होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ध्रुवित समावयवता शो नहीं करेंगे। इसलिए PtCl2En का ट्वाइस प्लस टू में जो सिस आइसोमर है केवल वही क्या शो करता है, ध्रुव समावयवता शो करता है। देखिए एग्जाम्पल भी पूछा है, निम्नलिखित उप सहसंयोजक इकाइयों में से कौन सी क्रेल ध्रुवण घूर्णक है। क्या पूछ रहा है, कायरल है, और कायरल के लिए क्या देखना है अपन को कि सिग्मा प्लेन नहीं होना चाहिए, आणविक तल नहीं होना चाहिए। देखिए FeCN6 बना लो, Cn एक ऊपर एक नीचे, चार प्लेन में। अब अगर तुम प्लेन लगाओगे तो ऊपर भी Cn है और नीचे भी Cn है, तो इसमें सिग्मा क्या है, प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, FeCN6 4, ये भी सेम एग्जाम्पल है, कोई बात नहीं। अब देखिए ट्रांस और सिस आगे दो, और अभी मैंने बोला कि सिर्फ शो सिस क्या करता है, शो करता है क्या, किरेल, ट्रांस नहीं करता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सिग्मा प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 2। सिस वाला हमेशा क्या शो करेगा, ध्रुवण घूर्णक या फिर ध्रुवण समावयवता शो करेगा। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो सिस है वो होता है ऑप्टिकली एक्टिव, और जो ट्रांस है वो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या करनी है, याद रखें। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की समावयवता पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसी को रिवाइज करिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।